दोस्तों, ये भूतिया घटना 1980 में मेरे साथ में घटी थी। मेरा नाम है शंकर। मध्य प्रदेश का मैं निवासी हूँ। तब मैं जवान था और आज मेरी उम्र लगभग 64 साल की हो चुकी है। एक लंबा अरसा हो चुका है। आज मैं जो घटना आपको बताने जा रहा हूँ, मैं कभी भूत प्रेत पर यकीन करता ही नहीं था। मैं बड़ा बेफिक्र रहा करता था, मस्त मौला इंसान था। मुझे भूत प्रेत से कभी डर लगता ही नहीं था। हालांकि हमारे गांव में लोग बाग भूत प्रेत का नाम लेते ही डर जाते थे, लेकिन मैं ऐसा लड़का था ही नहीं। मुझे डर नाम का चीज पता ही नहीं होता था कि डर किसको कहा जाता है। मैं हंस-फुस था, पहलवान सरीका था और कभी भी किसी से पंगा मैं खुद ले लेता था। मैं किसी से डरता नहीं था। मुझे अपने शरीर पर, अपने अपजोश पर पूरा यकीन था। लेकिन क्या उस रात जो मेरे साथ में इस घटना का शुरुआत हुई थी, वो क्या था? मुझे तो एक नॉर्मल सी बात लगी थी। अगर वो नॉर्मल सी बात से मैं दूर रहता तभी मैं शायद उस घटना में कभी फंसता नहीं। लेकिन पंगा लेने की मेरी आदत थी ना। मैं जानबूझ करके लोगों से पंगा लिया करता था। ऐसी जगह पर पहुंच जाया करता था जहां मेरा कोई काम ही नहीं था। ऐसी जिज्ञासु टाइप का व्यक्ति था मैं, लड़का था। खोजबीन में करता रहता था कि आखिर ये बात हुई तो कैसे हुई, इसके पीछे का रहस्य क्या है, रीजन क्या है, ये सब मैं जानना चाहता था। लड़ाई झगड़ा किसी के साथ में होता तो मैं बीच बचाव करने चला जाता था। किसकी गलती थी मैं ये पूछता था। और जिसकी गलती होती थी तो मैं उसका सही ढंग से हिसाब भी करता था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, कमजोर व्यक्ति को मारना नहीं चाहिए। और वो रात मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। मैं अपने खेतों में रखवाली कर रहा था। लगभग आधी रात हो चुकी थी। पूरा जो चांद था सर के ऊपर चमक रहा था। जिधर देखो चांद की रोशनी थी, बादल तो आसमान में था ही नहीं। मैं अपने खेतों को एक नज़र डालता हूँ और फिर लगने लगा कि सब कुछ सही है, कोई जानवर हमारे खेत में नहीं आया। चलो अब आराम करते हैं, नींद का मजे लेते हैं। अब मैं अपने बिस्तर पर जैसे ही लेटने की कोशिश करता हूँ तो सामने एक बरगद का पेड़ था। वहां पर कुछ रोशनी मुझे नजर आती है। रोशनी भी अजीब तरह की थी, कभी सफेद कभी लाल। ऐसा क्या हो रहा है भाई? जबकि वहां पर कोई रात में इंसान रहता भी नहीं था। तो आखिर ये रोशनी किस चीज की है? जिज्ञासु व्यक्ति था ना मैं। बीच बाजार में मैं किसी से पंगा ले लेता था। ये तो रात का समय था, मेरा ही खेत का इलाका था, तो मैं कैसे अपने आप को रोक पाता? मैं उस रोशनी का रहस्य जानने के लिए चल पड़ता हूँ, जो मुझे बाद में बहुत बड़े खतरे में डालने वाली थी। मुझे उस जगह पर बिल्कुल जाना नहीं चाहिए था। लेकिन अब एक बार मैं जो अपने मन में ठान लेता हूँ, जब तक मैं उस रहस्य को जान नहीं लेता हूँ मुझे चैन पड़ता ही नहीं था। आदत थी, आदत से मजबूर था, तो मैं चल पड़ता हूँ। मैं धीरे धीरे जब उस पेड़ के पास पहुँचता हूँ तब वो रोशनी कई रंग रूप अब नज़र में आ चुकी थी। लेकिन वो जलती थी और तुरंत बुझ जाती थी। ज़्यादा देर तक रोशनी टिक नहीं पाती थी। इस रहस्य को मुझे जानना था कि ऐसा क्या चीज़ है यहाँ पर जो ये रोशनी नज़र आ रही है और फिर वो रंग बदलती है और फिर दूसरे रंग में आ जाती है। ऐसा क्या है यहाँ पर पेड़ के पास में? और जब मैं पेड़ के करीब पहुँचता हूँ तब मेरे कदम ठिठक जाते हैं। मैं देखता हूँ वहाँ पर कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। रोशनी जो मुझे दूर से चमकती हुई नज़र आ रही थी, अचानक रोशनी न जाने कहाँ गायब हो जाती है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। उस पेड़ के पास पहुँच जाता हूँ, पूरा पेड़ का चक्कर लगाता हूँ और तब मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है कि आखिर इस रोशनी का रहस्य क्या था। ये रोशनी क्यों चमक रही थी, रंग बदल रही थी और फिर कहाँ गई रोशनी? कोई था यहाँ पर? कोई इंसान था जो रोशनी कर रहा था, या फिर कैसे ये रोशनी आ रही थी? इस रोशनी का रहस्य मुझे जानना था, लेकिन बताने वाला अब कोई हो तो ना। वहाँ तो कोई भी नहीं था। अचानक पेड़ से सूखी लकड़ियाँ चरमरा कर टूट के गिरती है। अब मैं जब पेड़ की तरफ देखता हूँ ना, तब मेरी आंखों पर विश्वास नहीं होता है।
मैं देखता हूं कि एक बड़ा सा पक्षी जो आमतौर पर मैं कभी देखा नहीं था, उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे कोई गिद्ध जैसा पक्षी हो वैसे ही लग रहा था। अजीबोगरीब था। वो अपने दोनों पंख फैलाए हुए था और उसी पंख के वजह से शायद पास की लकड़ी टूट करके नीचे गिरी थी। और उसकी चमकती हुई आंख देख करके मैं एकदम सोचने में मजबूर हो गया कि ऐसा कौन सा पक्षी है भाई जिसको मैंने कभी देखा नहीं है। गिद्ध को मैं भी देखा हूँ और भी कई तरह का पक्षी मैं देख चुका हूँ, लेकिन ये जो पक्षी है बड़ा अजीब नजर आ रहा था। वो मुझे घूर रहा था, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रहा था। मुझे लगने लगा कि ये क्या है भाई, ये कौन सा पक्षी है, हमारे पेड़ के पास में ये कर क्या रहा है। और तभी जब तक मैं कुछ सोचता तब तक वो पक्षी अपने दोनों पंख फैलाए हुए और नीचे अब मेरी तरफ झपटता है। अगर उस पल मैं जमीन पर गिरा नहीं होता ना तो वो मुझे घायल कर देता, शायद मेरे चेहरे पर चोट मार करके नुकसान पहुंचाना चाहता था अपने पंजों से। और मैं गिरा कैसे? सबसे बड़ी रहस्य इस बात की थी, मैं खुद ही नहीं गिरा था, मुझे गिराया किसने था, कैसे गिरा था। और जब मैं उस रहस्य को देखता हूं तो मैं देखता ही रह जाता हूं। मैं देखता हूं कि एक 25-26 साल की नौजवान लड़की है और उसके कपड़े चमक रहे थे। जो मैं रंग बिरंगे लाइटें देख रहा था ना, वैसे ही जैसे उस कपड़े पर सितारे चढ़े हुए थे और वो चांद की रोशनी में चमक मार रहे थे। वो लड़की मुझे जल्दी से नीचे गिराई थी और चीखने लगी, यहां पर तुम क्यों आए, यहां पर क्यों आए, यहां पर क्यों आए। मैं देखता ही रह गया था। मैं पक्षी से तो बच गया था, लेकिन इस लड़की के मैं आंखों से बच नहीं पाता। इतनी खूबसूरत लड़की हमारे गांव के आसपास में कर क्या रही भाई, कौन से गांव की रहने वाली है और इतने सितारों से जड़े हुए कपड़े रात में पहन करके इस पेड़ के पास में क्या कर रही है। मैं अब उसको एक टक देखने लगता हूं। ऐसी सुंदर लड़की मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा है। और वो लड़की मुझ पर चिल्ला रही है जोर जोर से, कौन हो तुम, इस पेड़ के पास क्यों आए थे, अभी मैं तुम्हें नीचे नहीं गिराती तो वो तुम्हारा जान ले लेता। अब वो जल्दी से जल्दी तुम यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से जल्दी भाग जाओ, नहीं तो वो आसपास ही मंडरा रहा है, वो तुम्हें मार डालेगा, वो तुम्हें मार डालेगा। मुझे परवाह नहीं थी, मैं जिद्दी किस्म का इंसान था। आखिर वो पक्षी मेरा जान क्यों लेना चाहता है। वो लड़की बार बार मुझसे कह रही थी कि यहाँ से तुम भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा जान ले लेगा, वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही है। मैं कहता हूँ क्या तुम्हारा वो पालतू है। और तब कहती है ऐसा ही समझ लो, वो ऐसा ही समझ लो, वो शायद वो मेरा पालतू ही है और तभी तो मेरे पीछे लगा रहता है। मेरे पिता का पालतू है, वो मेरे पर नज़र रखने के लिए अब भेजते रहते हैं और तभी वो मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर आ गया है। वो तुमसे बहुत खुंदक में है, गुस्से में है, वो तुम्हें मार डालेगा, तुम्हें मार डालेगा। सच कहूँ ना, उस लड़की की बात पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। कोई इतना बदसूरत पक्षी को कोई पाल सकता है, और कैसे इस लड़की का निगरानी कर रहा था। ये सब क्या रहस्य है। और तब मैं कहता हूँ जब तक तुम ये सब बातें नहीं बताओगी कि तुम किस गांव की हो, ये पक्षी तुम्हारा दोस्त कैसे है, मैं जब तक जानूंगा नहीं, मैं इस जगह से जाने वाला नहीं हूँ। लड़की आसपास में देखती है और तब मुझे पेड़ के आसपास वही पक्षी उड़ते हुए नजर आता है। अगर मैं उस लड़की के पास नहीं रहता तो शायद वो मुझ पर ना जाने कितनी बार हमला बोल चुका होता। उस लड़की के वजह से ही मुझ पर हमला नहीं कर पा रहा था। वो पोजीशन बना रहा था, मुझ पर झपटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी जान रहा था कि अगर मैं इस नौजवान पर हमला करूंगा तो शायद उस लड़की को भी चोट लगेगा। इसीलिए वो पंख फड़फड़ा कर रह जाता था, इधर से उधर उड़ान भर रहा था कि मौके की तलाश कर रहा था कि कब वो मुझ पर हमला करे। और तब कहती है तुम गलत जगह पर आ गए हो, यहाँ तुम्हें आना नहीं चाहिए, तुम यहाँ पर क्यों आए, ये जगह तुम्हारे लायक है नहीं, तुम जहाँ से आए हो वापस चले जाओ। मैं कहता हूँ चला जाऊँगा, लेकिन तुम हो कौन, और ये पक्षी तुम्हारा दोस्त कैसे है, ये मुझ पर हमला क्यों करना चाहता है। और तब कहती है आज नहीं, मैं कभी मिलूंगी और तब मैं पूरी कहानी बताऊंगी। आज तुम्हारे लिए समय सही नहीं है, तुम समय का इंतजार करना, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन आज अपनी जान बचाओ,
मैं कह रही हूँ मैं तुमसे मिलूंगी, अवश्य मिलूंगी, मेरा वादा है, मैं इसी जगह पर तुमसे मिलूंगी। लेकिन आज नहीं, आज तुम यहाँ से भाग जाओ, अपनी जान बचा लो, नहीं तो तुम्हारा जान छोड़ेगा नहीं ये, तुम्हें घायल करके मार देगा। ये ऐसा ही है, जो जिसके पीछे पड़ जाता है उसको छोड़ता नहीं है। लड़की मुझे भागने पर मजबूर कर देती है, इतनी मुझे डराती है, लेकिन मुझे भय नहीं लगता। अब उसने वादा किया था कि मैं फिर मिलूंगी, लेकिन आज नहीं, आज नहीं। और तब मैं बताऊंगी अपने बारे में कि मैं कौन हूं, यहाँ क्या कर रही थी। जब पूरी वादा कर लेती है और तब मैं अपने खेत की तरफ आ जाता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि वो पक्षी उसी पेड़ के आसपास में मंडराए जा रहा था। मैं अपने झोपड़ी में आ गया था जो हमारे खेत में बनी हुई थी। अब मैं अभी भी झोपड़ी के अंदर बैठा हुआ उसी पेड़ की तरफ देख रहा था। वो पक्षी कुछ देर तक तो मंडराता हुआ दिखा और तब अचानक एक दिशा में उड़ता हुआ चला जाता है। और उसके बाद मुझे कोई रोशनी पेड़ के पास में नजर नहीं आती। मैं उस लड़की के रूप रंग में इतना खो जाता हूँ कि मैं उस रात सो भी नहीं पाता हूँ। मैं उसी की जैसे याद कर रहा था। सारी रात निकल जाती है, सुबह में जाके मुझे हल्की फुल्की नींद आती है। तब तक सुबह हो चुका था और जब सूरज निकल जाता था तो मुझे वैसे भी नींद नहीं आती थी। और इसके बाद अपना घर जाता हूँ, लेकिन ये बात मैं अपने परिवार में किसी से नहीं बताता हूँ। मैं अपने दोस्त मित्रों को भी ये बात नहीं बताता हूँ। मुझे लगा कि पहले इस रहस्य को जानूं कि आखिर ये लड़की है कौन, और यहाँ पर रात के टाइम में बरगद के पेड़ के पास में क्या कर रही थी, और इतना सितारे वाले कपड़े क्यों पहन रखे थे जिसमें रंग बिरंगी रोशनी निकलती हुई महसूस हो रही थी। और वो बदसूरत पक्षी का रहस्य क्या था, कौन था वो, मुझे जानना था। और आखिरकार मैं अगली रात जब आता हूँ, मैं सारी रात देखते रह जाता हूँ कि अब शायद लड़की नजर आएगी पेड़ के पास में। मैं कई बार उस पेड़ की तरफ चक्कर काट लेता हूँ, लेकिन ना तो वो लड़की नजर आती है, ना वो बदसूरत पक्षी। दोनों में से कोई भी नजर नहीं आता। 5 रातें बीत चुकी थी और तब मुझे लगने लगा कि लड़की झूठी वादा करके गई है। वो नहीं आएगी, वो बिल्कुल नहीं आएगी। अगर आना होता तो 5 रातों में कभी न कभी तो आती। मैं अब निराशा हो चुका था, निराशा में डूब चुका था। मुझे लगने लगा कि वो अब झूठी वादा करके गई है। कौन थी मैं जानना तो जरूर चाहता था, और उसकी चाहत में बेकरार भी रहता था। सबसे खूबसूरत तो उसकी आंखें थी, और उसका चेहरा तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता था। और इतना रंग बिरंगे सितारों वाला कपड़े पहन रखी थी, मैं कैसे भूल पाता उसको। और उसके बदन से एक भीनी भीनी सुगंध भी निकलती थी जो मुझे मदहोश करने के लिए काफ़ी था। लेकिन अब तो बात आई गई हो चुकी थी। मुझे लगा कि ना, अब ये मुझे कभी नहीं दिखेगी, मुझसे झूठी वादा करके गई है और कभी भी मेरे पास में नहीं आएगी। पूरे 15 दिन निकल जाते हैं। अब तो मैं उस पेड़ की तरफ जाता भी नहीं था। मैं तो भूल चुका था कि कभी मैंने उस पेड़ के पास में उस लड़की से मिला था, उस बदसूरत पक्षी से मिला था। मैं भूल जाता हूँ। 15 दिन गुजरने के बाद में वो रात मुझे अभी भी याद है, जब मैं अपनी झोपड़ी में आराम कर रहा था। जानवर भी नहीं थे खेत में। मुझे लगने लगा कि एक चक्कर मार करके आराम से सो जाऊंगा और सुबह अपने घर की तरफ चल दूंगा। आज जैसे ही चक्कर लगा करके मैं अपनी झोपड़ी में आता हूँ, आज जैसे ही आंख बंद करता हूँ, तब मुझे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जैसे मेरा नाम लेकर के कोई दूर से पुकार रहा हो। जब अपना नाम सुनता हूँ ना, तब मेरे कान खड़े हो जाते हैं। मैं आवाज़ की दिशा में जानने की कोशिश करता हूँ और तब मुझे अंदाज़ा लगता है कि अरे, बरगद के पेड़ की तरफ से आवाज़ आ रही है। मैं उठ के बैठ जाता हूँ। मैं उस लड़की को अपना नाम नहीं बताया था, या हो सकता है कि मैं बताया हूँ, मुझे याद नहीं था। शायद वही आ तो नहीं गई है, वही तो नहीं मुझे चिल्ला रही है। अब फिर उस लड़की के प्यार के चक्कर में ऐसा मैं फंसता हूँ कि मैं जल्दी से दौड़ पड़ता हूँ पेड़ की साइड में, बरगद के पेड़ के पास में। आज जब जाता हूँ तो वही लड़की मुझे आवाज़ दे रही थी, कहाँ रह गए थे, मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ, कब से बुला रही हूँ। तुम जानना चाहते थे ना कि मैं कौन हूँ, वो बदसूरत पर पक्षी से मेरा रिश्ता क्या है, तो मैं सब कुछ बताने के लिए आई हूँ। अब मैं तो उसको देखते ही मेरी आंखें बस फैलती जा रही थी।
वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत आज दिख रही थी। भीनी भीनी खुशबू उसके बदन से फूट रहा था। हाँ, वैसे ही कपड़ा वो पहन रखी थी जो उस रात को पहनी हुई थी। मैं तो भूल गया था अपने आप को, जैसे उसको नज़दीक पहुंचता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि मुझे अब बाद में पूछ लूँगा। आओ हम बैठते हैं, आओ बैठते हैं, कुछ और बात करते हैं। हाँ, तब कहती है कि तुम मुझे जानने की कोशिश नहीं करोगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और उस पक्षी को तुम भूल गए हो। मैं कहने लगा, हाँ मैं भूल गया हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम आसपास की गांव की हो। अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है, क्या करती हो। मैं उसके बारे में जानने के लिए बेचैन था। मैं उसके साथ दोस्ती करना चाहता था। मैं दोस्ती का प्रस्ताव रखता हूँ तो वो पहले तो सोचती है, कहती कि नहीं, मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकती। मैं कहने लगा, फिर कैसे हम अब दोस्त मानेंगे तुम्हें। मेरी दोस्ती क्या तुम्हें मंजूर नहीं है? क्या मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ? मैं जोश में ना जाने क्या क्या बोलता किया। तब कहती है, अब शांत भी हो जाओ, मुझे मंजूर है। अब बताओ क्या पूछना चाहते हो। मैं कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं पूछना चाहता हूँ, मैं तुमसे दोस्ती कर लिया हूँ और मैं प्यार करना चाहता हूँ। बस मेरे मन में यही सब चल रहा था। तब लड़की खिलखिला कर हंसती है। कहती है, मेरे नज़दीक भी मत आना, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जैसे तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे एक इशारे पर तुम्हारे पास में आके बैठ जाऊंगी। मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे दूर से ही देखना, पास आने की कोशिश ही मत करना। मुझे लगा कि ये मजाक कर रही है, ये मजाक कर रही है, चलो मैं एक बार छू के देखता हूँ। वो मना करती रही। जैसे ही मैं छूता हूँ ना, ऐसा लगता है कि जैसे बिजली का करंट का झटका लगा हो। मैं एकदम चीख पड़ता हूँ, ये क्या, ये क्या। लड़की खिलखिला के हंसती है। कहती है, इसलिए मैं मना कर रही थी कि मेरे पास में आने की कोशिश मत करना, ये तो तुम्हें झटका ही लगा है, अगर दूसरी बार हाथ लगाओगे तो न जाने क्या हो जाएगा। जब तक मैं नहीं चाहूंगी तुम मुझे छू नहीं पाओगे। मैं समझ गया था ये लड़की कोई जादू का विद्या जानती है। अब मैं कहने लगा कि मैं जादू की विद्या से कभी डरता नहीं हूँ, तुम जादूगरनी हो क्या? तब कहती है हंस करके कि हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। इसके बाद मेरी दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। मैं उसे हर रात उसी पेड़ के पास में मिलने लगता हूँ। और वो कहती है कि बस 3-4 दिन, इसके बाद मैं कुछ महीनों तक तुम्हें बिल्कुल दिखाई नहीं दूंगी। मैं पूछने लगता हूँ कि कहाँ जाओगी, कहाँ दूर जाओगी? तब कहती, हाँ बहुत दूर चली जाऊंगी, फिर मैं लौटूंगी, फिर हमारे जैसे दोस्ती है, प्यार है, वैसा ही चलता रहेगा। मैं उसको जाने के लिए मना करता हूँ कि नहीं, तुम बिल्कुल मत जाना, तुम अपने गांव में ही रहना। कौन सा तुम्हारा गांव है? तब वो उंगली दिखाती है कि देखो उस साइड में मेरा गांव है, वो घर जिसमें रोशनी नज़र आ रही है वो मेरा घर है, मैं उसी घर में रहती हूँ। अब फिर मुझे याद आता है कि वो बदसूरत पक्षी कौन था? तब कहती है कि मेरे पापा का दोस्त है, पापा ने उसको पाला हुआ है और वो मेरे पीछे लगा के रखते हैं। मैं कहीं भी जाऊं और वो मेरे को सूंघते हुए आ जाता है, लेकिन मैंने उसको पट्टी पढ़ा दिया है, अब वो हमारा पीछा नहीं करेगा। निश्चित रहो, निश्चित रहो, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मुझे भी उससे बड़ा डर लगता है। और उसके बाद कुछ दिनों तक हम जरूर मिले। अब फिर जैसे वो लड़की ने कहा था, वो फिर अब कहीं दूर जाने वाली थी, कह रही थी कि मैं कई महीनों के बाद में लौटूंगी, हाँ तब हम मिलेंगे। उसके जाने के बाद मैं बहुत बेचैन रहने लगता था। मैं बार बार पेड़ के पास जाता था कि वो शायद आ गई हो, लौट आई हो। लेकिन जब पूरे 3 महीना हो जाता है ना, तब मैं निराशा में डूब जाता हूँ। मुझे लगने लगा कि शायद अब मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं लौटेगी। ऐसा मुझे उम्मीद होने लगता है कि नहीं, अब नहीं आएगी, अब कहीं दूर जा चुकी है। अब मैं उसके बारे में विशेष जानकारी ले नहीं पाया था। मुझे लगने लगा कि इतनी खूबसूरत लड़की है और लड़की जैसे दिख भी रही थी। हाँ, कुछ जादू के विद्या जरूर जानती थी। अब मैं उसे डरने वाला था नहीं, ऐसे जादू मदारी वगैरह बहुत दिखाते थे। मुझे इसमें कोई भी डर भय कुछ भी नहीं लगता था। 3 महीना बीतने के बाद में वो लड़की फिर लौट आती है और मैं अपनी झोपड़ी में, और कहाँ जाना, फसल थी, कभी
साग सब्जी कभी कुछ और कभी कुछ और हमारे खेत में उगता रहता था। अब मैं रात का रखवाली हमेशा करता था। वो लड़की मुझे आवाज़ देती है, और जब मुझे अपने कानों में आवाज़ लगता है ना, तब मैं भागते हुए उस पेड़ के पास में जाता हूँ। वो उदास बैठी हुई थी। उदासी के कारण पूछता हूँ। अब पहले तो मैं उससे पूछता हूँ कि इतने दिन कहाँ पर थी। कहती है, मैं तुमसे बोल के गई थी ना कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। आज ही मैं लौटी हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाऊंगी। मैं पूछता हूँ उसका कारण कि क्या बात है, क्यों ज़्यादा दिन तक रहोगी नहीं। तब कहती है कि ऐसे ही कुछ बात है मैं जो तुम्हें शेयर नहीं कर सकती, पर्सनल बातें हैं। मैं जिद पर अड़ जाता हूँ कि नहीं नहीं, तुम मुझे बताओ बात क्या है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। तब कहती है, नहीं अभी मौका नहीं है, जब मौका आएगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगी। अब इसके बाद तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। और वो बार बार कहती है कि देखो, मैं ज़्यादा दिन तक तुम्हारे साथ में दोस्ती नहीं कर पाऊँगी, मुझे लौटना होगा, मुझे जाना होगा। अब मैं कहने लगा उससे कि तुम क्यों जाना चाहती हो, क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता हूँ। तब कहती, नहीं तुम तो बहुत अच्छे मेरे मित्र हो, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, मैं भी तुम्हें छोड़ के जाना नहीं चाहती, लेकिन पापा अब कहीं और मुझे लेके जाना चाहते हैं, और इसके बाद हम लोग वहाँ से कभी लौटेंगे नहीं। मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारे पापा से बात करना चाहता हूँ, तुम अपने पापा के पास मुझे लेके चलो। तब वो भयभीत हो जाती है, कहती, ना पापा ना, ऐसी गलती तो कभी करना भी नहीं। अगर पापा मुझे जान लेंगे कि मैं तुमसे मिलती हूँ, तब तो समझ लो तुम्हारा खेल खत्म कर देंगे, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो बदसूरत पक्षी याद है ना, उसको तुम्हारे पास में भेज देंगे, और वो तुम्हें तड़पा तड़पा करके मार डालेगा। ऐसी गलती तो कभी करना ही मत। मैं बहुत से सवाल पूछता था कि कुछ तो बताओ, कहाँ तुम लोग जा रही हो, बात क्या है, लेकिन वो कुछ बोलती ही नहीं थी। मैं बहुत कोशिश करता था, तब वो हंस के टाल देती थी और कहती कि जितना मेरे पास में समय है, जितना हम दोनों के पास समय है, हम इस समय का सदुपयोग करें, हम बातें करें, प्रेम करें, चलो ऐसा ही करते हैं, हम भूल जाते हैं। और इसके बाद मुझे भी लगने लगा कि शायद इसका जो मन है ना भटका हुआ है, मुझे इसको शांत करना चाहिए, हंसी मजाक करना चाहिए, तब जा कर के इसका मन बदलेगा। अब देखा जाएगा, जितना दिन चल रहा है हम चलने देते हैं। और कुछ दिन तक बड़ा सही सलामत से हम लोग पेड़ के पास मिलते थे, हंसी मजाक करते थे, प्रेम करते थे, और इसके बाद वो लौट जाती थी। जब 15 दिन तक ऐसा करते हुए बीत गया, और जब एक बार लौट के आती है ना, फिर उसका उदासी से चेहरा भरा हुआ था। मैं उसको देखते ही पहचान गया कि बात कुछ अलग है, रहस्य कुछ अलग है। और तब मैं उसे जानने की कोशिश करता हूँ कि बताओ अब क्या हुआ। कहती है, बस आखिरी समय आ चुका है, अब हम तुमसे कभी नहीं मिल पाएंगे। मेरे पापा मुझे लेकर कहीं और जा रहे हैं, अब फिर हम उस जगह से कभी लौट करके आएंगे नहीं। ऐसा ही मेरे अब हमारे साथ में ऐसा ही होने वाला है। मैं जिद करता हूँ कि चलो मैं तुम्हारे पापा के पास चलता हूँ, मैं तुमसे अब उनसे मांग लूँगा, मैं तुम्हारे साथ में शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर में रह नहीं सकता हूँ, जो भी मेरे मन में आता है सब कुछ बोलने लगता हूँ। मैं देखता हूँ उस लड़की की आंखों में आंसू टपकता हुआ दिखाई दे रहा। कहती है कि मेरी भी इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ में रहूं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। मेरा नाम लेके बताती है कि ऐसा संभव नहीं है। मैं कहता हूं क्यों, आखिर मेरे में कोई कमी है। तब कहती, नहीं आप में कमी नहीं, मेरे में कमी है। मैं कहता हूं अरे इतनी खूबसूरत हो, इतनी अच्छी हो, इतनी सुंदर हो, जवान हो, फिर तुम्हें ऐसी कमी क्या है, वो कमी तो बताओ। तब कहती है कि मैं बोलूंगा ना तो तुम विश्वास नहीं कर पाओगे। मैं कहता हूं मैं सब कुछ विश्वास कर जाऊंगा, तुम बता दो एक बार, ऐसे क्या समस्या है तुम्हारे साथ में जो तुम मुझे छिपा रही हो, बता नहीं पा रही हो। तब उदासी भाव से कहती है, मैं इंसान नहीं हूं ना। झटका लगा था मुझे, जब पहली बार लड़की बोली थी ना तो मुझे जोर का झटका लगा था। मैं उस बात को हजम ही नहीं कर पाया था कि ऐसा भी हो सकता है। तब मैं कहता हूं मैं भला कैसे मान लूं तुम इंसान नहीं हो, तुम तो मेरे सामने में है, तुमसे प्रेम करता हूं, तुम मुझसे प्रेम करती हो। अगर हम इंसान नहीं होते तो फिर हम प्रेम कैसे करते। वो
मुस्कुराती है और कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, तुम तो इंसान हो लेकिन मैं नहीं हूँ। मुझे अब जाना होगा, मुझे अब जाना होगा। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, अभी रात बहुत बाकी है। जब तक तुम अपनी असलियत नहीं बताओगी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और तुम जाओगी तो मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा। और तब वो डर जाती है, खौफ में भर जाती है, कहती है नहीं नहीं, तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगे। अगर करोगे तो तुम लौट के अपने घर जा नहीं पाओगे। मेरे पापा, मेरे पिताजी ऐसे ही हैं, वो इंसान को बर्दाश्त नहीं करते हैं। मैं बड़ा सोच में पड़ गया था, आखिर ये बला क्या थी। मैं जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की बताने पर राजी नहीं थी। मैं हार मानने वाले में से नहीं था। मैं हर बात को, रहस्य को समझना चाहता था। मेरा मन बहुत उदास हो चुका था। लड़की बताने को राजी नहीं, अब मैं भी पीछे हटने का राजी नहीं था। आखिरकार अपना मुंह खोला, कहती है बस इतना ही समझ लो, तुम भूत प्रेत को मानते हो। मैं कहने लगा कि हाँ मानता हूँ, मैं सुना हूँ कि भूत प्रेत होते हैं। और तब कहती है भूत प्रेत की तरह एक हमारी भी प्रजाति होती है, हम उसी प्रजाति के हैं। भूत प्रेत की तरह हम भी हैं। भूत प्रेत अलग होते हैं और हम अलग होते हैं। हम इंसानों से हिलते मिलते नहीं हैं, हम इंसानों से बहुत दूर दूर रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब मैं उस रात तुम्हें देखी ना, तो मैं भी देखती रह गई थी। मेरा भी दिल अब डोलने लगा था तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारे नज़दीक आने के लिए। अब मैं अपने आप को रोक नहीं पाई थी। वो बात करते करते लड़की आंसू टपकाने लगी थी। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा था। मुझे तो लग रहा था कि लड़की मजाक कर रही है, ये मेरे साथ में कोई गेम खेल रही है। और तब मैं कहता हूँ देखो, आपने मुझे बहुत तड़पाया, अब मत तड़पाना, और ये मजाक है ना, आप जो कह रही हो मजाक है ना। तब कहती कि नहीं, मजाक नहीं, ये सच है। मैं तुम्हें बताई हूँ ना, मैं वही चीज़ हूँ। मैं भूत प्रेत जैसी तो नहीं हूँ जो लोगों को सताया करते हैं। हम इंसान से बहुत दूर रहने की कोशिश करते हैं, हम इंसान के पास जाते भी नहीं हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। और तब मैं कहता हूँ ये सब क्या था, ये प्यार, दोस्ती। कहती बस भूल जाओ, जो हो गया हम उसको भूल जाते हैं। तुम भी भूल जाओ और मैं भी भूल जाता हूँ। लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूँ, वो मेरी प्यार थी, सबसे प्यारी दोस्त थी, उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता था। और तब मैं कहता हूँ कि तुम अपने घर पर ले चलो, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूँगा। और तब भयभीत हो जाती है, कहती नहीं, ऐसा हरगिज कदम मत उठाना और मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, नहीं तो मेरे पापा मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाएंगे। अगर उनको जरा भी भनक लग गई कि मैं किसी इंसानी लड़के से प्यार करती हूँ तो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें तो ख़त्म ही कर देंगे। वो बदसूरत पक्षी याद है ना, उसको साथ में लेके चलते हैं। वो तुम्हें कहीं भी छुप के रहोगे, वो तुम्हें ढूंढ लेगा। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ में कुछ ऐसा हो। और देखते ही देखते मेरे हाथ छुड़ाती है और फिर अंधेरे की तरफ दौड़ती हुई चली जाती है। मैं कुछ देर तक उसका पीछा करता हूँ, लेकिन वो अब नज़र नहीं आ रही थी। सच कहूँ ना, वो रात मैं कभी भूल ही नहीं पाता हूँ। उदास भाव से मैं अपने झोपड़ी में लौटता हूँ। मेरी आंखें टकटकी लगा के उसी पेड़ की तरफ देखती रहती है कि कभी तो रोशनी चमकेगी, कभी तो रोशनी चमकेगी, कभी तो उस लड़की का मुझे खोज खबर मिलेगा, कभी न कभी तो ऐसा होगा। लेकिन पूरे 6 महीना बीत जाता है और तब एक रात वैसे ही रोशनी मुझे पेड़ के पास में चमकती हुई महसूस होती है। आसमान में आज भी चांद सर के ऊपर दिखाई दे रहा था और चांद की रोशनी में वो रोशनी मुझे अलग ढंग से रोशनी दिखाई देती है। मुझे लगा कि मेरी दोस्त लौट आई है, मेरी दोस्त लौट आई है, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। जब मैं पेड़ के पास पहुंचता हूं, खुशी के मारे उछलता हुआ, और अचानक जो मैं देखता हूं ना, मुझे समझ में नहीं आता है कि सब यहाँ चल क्या रहा है। ये इतने सारी लड़कियां यहाँ कर क्या रही हैं, और सब वैसे ही कपड़ों में जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे सितारे जड़े हुए थे। और वो चांद की रोशनी जैसे पड़ती थी, वो सितारे झिलमिलाने लगते थे और उसमें से अलग अलग किस्म की रोशनी निकलती थी।
जिस लड़की से मैं प्यार करता था, जिस लड़की से मुझे दोस्ती थी, वो लड़की मुझे वहाँ दिखाई नहीं देती है। लेकिन वहाँ पर कम से कम 5 लड़कियाँ थीं और एक बूढ़ी औरत, जो उसी पेड़ के पास में बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। और वो पांचों लड़कियां हंसी ठिठोली भाग दौड़ जैसे कोई खेल खेल रही हो, लगभग मेरी दोस्त की उम्र की। मैं उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि इसी झुंड में वो भी होगी। पांचों लड़कियों में कोई ना कोई होगी। कुछ लड़कियों को तो मैं देख रहा था, वो लड़की थी नहीं। तब मुझे लगने लगा कि जिसको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, शायद वही लड़की मेरी दोस्त होगी। मैं अभी कुछ करता उससे पहले ही वो बूढ़ी औरत मुझे देख लेती है। वो भी ऐसे ही कपड़ा पहन रखी थी जैसे लड़कियों ने कपड़ा पहन रखा था। उसके भी कपड़े चमक रहे थे। अचानक जोर से चिल्लाती है, ये कौन है, ये कौन है, यहाँ क्यों आया, यहाँ पर कैसे आया। जैसे ही चिल्लाती है ना, वो पांचों लड़कियां मेरी तरफ देखने लगती है घूम करके। और तब मैं देखता हूँ कि उनमें पांचों लड़कियों में मेरी वो दोस्त नहीं थी। सबकी शक्ल सूरत अब अलग अलग थी। उसमें मेरी कोई दोस्त नहीं थी। वो लड़कियां भी मुझे देख करके शोर करने लगी थी, तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो, कैसे यहाँ पर आए, क्या तुम मुझे हम सभी को देख रहे हो, क्या तुम हम सबको देख रहे हो। मैं तो बस सन्न रह गया था। ये क्या हो रहा है भाई, ऐसा ड्रेस, ऐसा कपड़ा, ये सबके पास में ऐसा क्यों था। जैसी मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरी दोस्त थी, ऐसे ही कपड़ा तो भी पहनती थी। तो आखिर वो कहाँ है, ये सब कौन है, क्या उसी के घर के हैं। तब मैं कहता हूँ, हाँ मैं आप सभी को देख पा रहा हूँ। मुझे पता है कि आप लोग अब कोई भूत प्रेत तो हो नहीं, हाँ इस प्रजाति के हो, मुझे सब पता है। मुझे उस लड़की ने जरूर बताया था। वो लड़की कहाँ है, मैं उसी लड़की को ढूंढने के लिए आया हूँ। तब बूढ़ी औरत बहुत गुस्से से बिफर पड़ती है, तुम कौन हो, तुम उस लड़की को जानते कैसे हो, कौन हो तुम। अचानक उठ के आती है और मेरी हाथ को छू लेती है। जैसे छूती है, जैसे लगता है कि बिजली का करंट मेरे शरीर में दौड़ गया हो। एक झटका से लगता है, अब फिर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ, जमीन पर गिर जाता हूँ। वो पांचों लड़कियां मुझे घेर लेती है, साथ में बूढ़ी औरत मुझ पर सवाल किए जा रही थी, तुम उस लड़की कैसे जानते हो। जब मैं अपने आप को सही हालात में पाता हूँ, तब कहता हूँ कि देखिए वो लड़की मेरी दोस्त थी। हम बहुत दिनों से हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, हम दोस्त हैं, हम प्यार करते हैं, हम दोनों प्रेमी हैं। मैं उसी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था। जैसे मैं ये बात बोलता हूँ ना, वो बूढ़ी औरत और गुस्से में लाल पीला हो जाती है। तुम्हारी हिम्मत, सबसे पहले ये बताओ कि तुम मुझे कैसे देख सकते हो। वो बूढ़ी औरत और वो लड़कियां सब हमसे पूछ रही थी, तुम हमें कैसे देख सकते हो, इंसान तो हमें देख नहीं पाते, तुम में ऐसी क्या खूबी है कि तुम हम लोग को देख पा रहे हो, ऐसा क्या खूबी है। मैं कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। मैं कह रहा था कि मेरी दोस्त कहाँ है, वो सकुशल तो है, वो क्यों नहीं आई। मैं उसको काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था। और तब वो बूढ़ी औरत और भड़क गई और वो गुस्से में लाल पीला दिखाई दे रही थी। जैसे एक बार तो ऐसा लगा था कहीं मुझ पर हमला ना कर दे, लेकिन वो मेरे पास में आके रुक गई। उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ और कहने लगी, नौजवान तुम्हारी वजह से उसको सज़ा मिली है, उसको परिवार का सज़ा मिली है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तो तुम उसकी ज़िंदगी में आते और ना हमारी कॉलोनी से उसको दूर जाना पड़ता। उसको पिता का पता तो चल चुका था कि मेरी बेटी किसी मनुष्य से प्यार करती है। वो तुम्हें देख भी लिया था, लेकिन अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करता था, बहुत ही उसको मानता था। और वो अपना गुस्सा पी गया था। अगर वो गुस्सा नहीं पीता तो तुम जिंदा दिखाई भी नहीं देते। वो तुम्हें मार डालता, साथ में अपनी बेटी को भी मार डालता। लेकिन बेटी और उसमें बहुत ही प्रेम था, गहरा प्रेम था। वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता था और इसलिए उसने ऐसा सब कुछ किया। तुम्हारी वजह से इस कॉलोनी से उसको जाना पड़ा, सब तुम उसके जिम्मेदार हो।
और उसके बाद वो सारी लड़कियां मुझे डांटने लगी। मुझे कुछ ना जाने क्या क्या बातें कर रही थी, मैं सुन नहीं पा रहा था। मुझे तो लग रहा था कि मेरे कान में सीटियाँ बज रही हो, मेरे कान में सीटी की आवाज़ सुनाई दे रही हो। वो मुझे उनके होठ हिलते हुए सुनाई दे रहे थे, जैसे वो मुझ पर सब भड़की हुई है, मुझे कोस रही हो कि सब तुम्हारी वजह से हुआ। वो लड़की तुम्हारी वजह से ही दूर उसको जाना पड़ा, वो कभी इस जगह पर लौट के नहीं आएगी। मैं सच कहूँ ना कि जब तक मुझे होश था मैं उनकी बातें सुन नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा था कि वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मुझे कोस रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच नहीं रही थी। कानों में ज़ोर ज़ोर से सीटियाँ बज रही थी और इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं था। जब मैं होश में आया ना तो अपने घर के आंगन में मुझे मेरे परिवार के लोग, मेरे अड़ोसी पड़ोसी लोग सब आकर के खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। मेरी माँ जैसे ही होश आता है मैं देखता हूँ, तब कहती है, बेटा क्या हुआ था? तो उस बरगद के पेड़ के पास में क्यों सोया हुआ था? क्या हुआ था तेरे साथ में? सच सच बता, सच सच बता बेटा, कोई बात मत छिपाना। मैं कहने लगा, माँ ऐसी कोई बात ही नहीं है। माँ कहने लगी, नहीं बेटा, मैं मान सकती हूँ तू बरगद के पेड़ के पास में गया होगा, लेकिन तुम बेहोशी की हालत में कैसे था वहाँ पर? जरूर तेरे साथ में कोई न कोई किस्सा कहानी हुई होगी। तू मुझे झूठ नहीं बोलेगा, मैं जानती हूँ तू सच बताएगा। आखिरकार सब लोग वहाँ पर खड़े मेरी तरफ देख रहे थे। सब सुनने के लिए बेताब थे कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। मैं अपनी माँ को झूठा वादा कर नहीं सकता था, ना उनसे झूठी बातें कर सकता था। और तब मैं बोलने लगता हूँ कि माँ ऐसी ऐसी बात थी। मैं उस लड़की को पहली बार उस बरगद के पेड़ के पास में देखा था। मैं उस रोशनी को जानने के लिए वहाँ पर गया और तब मुझे वो बदसूरत पक्षी दिखा था। वो मुझ पर हमला करने की कोशिश करता है और फिर वो लड़की मुझे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और तब मैं बच जाता हूँ। और इसके बाद से उस लड़की से मेरी दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती काफ़ी दिन तक चलती रहती है। मैं उसके घर तक जाना चाहता था, उसके पिता से मिलना चाहता था और तब एक बार अपनी भेद खुलती है कि हम इंसान नहीं हैं। मैं तभी भी मजाक समझा था, मुझे लगा कि ये मजाक भी कर लेती है, लेकिन वो मजाक नहीं था। वास्तव में वो भूत किस्म के प्रजाति सी थी। मैं बोलते बोलते बिल्कुल मेरी आंखों से आंसू बहने लगा था। और तब कहती, क्या फिर वो तुमसे मिली थी? रात को बरगद के पेड़ के पास में आई थी? और तब मैं कहने लगा कि नहीं, वो नहीं आई थी, लेकिन उसी तरह के कपड़ा पहने हुए वहाँ 5 लड़की, एक बूढ़ी औरत आई थी और वो मुझसे कह रही थी कि तुम मुझे कैसे देख सकते हो? तुम्हारे में ये शक्ति कहाँ से आई? ये नज़र तो हर किसी के इंसान के पास में होता नहीं, तुम मुझे कैसे देख रहे हो? ये बताओ, ये रहस्य क्या है? लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं था, तो मैं क्या बताऊं? वो मुझे बहुत कुछ सुना रही थी, मैं सुनता जा रहा था। एक पल ऐसा आया कि मेरे कान में सीटियाँ बजने लगी थी। फिर मुझे होश नहीं था, मैं बेहोशी में चला गया था। बस इतनी सी बात है। जो भी लोग खड़े थे सब मेरी तरफ देख रहे थे। शायद कई लोग यकीन भी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन माँ मुझे यकीन करती थी। उनको पता था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। और तब कहती है, ठीक है, आज के बाद तुम इस घर से अब खेत की तरफ नहीं जाओगे, और ख़ास करके रात को टाइम को, और उस बरगद के पेड़ को तो भूल ही जाना बेटा। वो लड़की सच कह रही थी। वो ऐसी कुछ लोग वहाँ पर बरगद के पेड़ के आसपास में दिखाई देते हैं। तुम्हारे दादाजी को ऐसे ही कुछ दिखाई दिया था। ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं जब माँ से ये बात सुनता हूँ तब मैं और डर जाता हूँ। माँ, क्या वो लोग इंसानों को तकलीफ पहुँचाते? और तब कहती है, वो लोग इंसानों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि इंसान उनके नज़दीक पहुँच रहा है तो वो हमला भी करते हैं। मेरी माँ कह रही थी, जब उनको लगता है कि इंसान से उनको खतरा पहुँचने वाला है, इंसान उनके अंदर बीच में आने वाला है, तब इंसान को बख्शते नहीं हैं, इंसान को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। मुझे अब ये पता तो चल चुका था कि जो माँ ने कहा और जो मैंने देखा, वो दादाजी की खेत में जब थे रखवाली कर रहे थे, और तब उन्होंने भी देखा था। तो वो क्या चीज़ थी
मैं पूछता हूँ माँ से कि माँ क्या वो भूत प्रेत थी? तब माँ कहती कि नहीं, वो जिन्नात परिवार है, जिन का पूरा कुनबा रहता है, उसी बरगद के आसपास में उनका डेरा है। वो कभी कभी इंसानों को गलती से नजर आ जाते हैं, और जिसको नजर आते हैं ना, समझ लो अगर उनके पास पहुंचने की कोशिश करता है तो समझ लो उसका काम खत्म हो सकता है। हाँ, तुम ये पूछते हो ना कि तुम्हें वो क्यों नजर आ रहे थे। तुम्हारे में ऐसी शक्ति है, तुम्हारे खून में ऐसी शक्ति है, तुम्हारे दादाजी में वो शक्ति थी, तुम्हारे पापा में भी है। ये खानदानी चला आता है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं बेटा। लेकिन अब कभी भी तुम रात के टाइम उस खेत में नहीं जाओगे, और उस लड़की को तो जितना जल्दी भूल जाओ उतना ही तुम्हारे लिए, सेहत के लिए अच्छा है। मैं उस घटना को अब इतना सुन करके मैं डर चुका था कि मैं एक जिन परिवार की बेटी से मैंने रिश्ता रखा हुआ था। मैंने जिन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखी थी। अब मेरे दोस्त बताया करते थे कि जिन परिवार किसी को दिखता नहीं है, और जिसको दिख जाता है ना तो समझ लो उसके साथ कुछ ना कुछ घटना जरूर होती है। तो क्या वास्तव में मैं एक जिनी लड़की से दोस्ती किया था, और वो भी काफ़ी दिनों से। वो लड़की इसीलिए मुझे कह रही थी कि ना तुम मुझसे दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ, नहीं तो मेरे पापा ना तुझे छोड़ेंगे ना मुझे छोड़ेंगे। क्या वास्तव में ऐसा जिन परिवार लोग करते हैं? मैं काफ़ी खौफ में डरा हुआ था, और उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं शाम के टाइम अपने खेतों की तरफ चला जाऊं। मैं काफ़ी दिनों तक डरा रहा। अब मेरी माँ हमेशा मुझ पर नज़र रखती थी। जब मैं घर से बाहर निकलता था, कहाँ जा रहा है, खेत की तरफ बिल्कुल मत जाना। और तब मैं डर जाता था और कहता था कि नहीं माँ, मैं कभी भी खेत की तरफ नहीं जाऊँगा। लेकिन 2 साल बीत जाता है। 2 साल बीतने के बाद अब मेरी रिश्ता होने वाला था। अब मुझे लगा कि तो 2 साल हो गया है, अब बात खत्म हो चुकी होगी। मुझे लगा कि अब खेती बाड़ी हमें देखना चाहिए। अब हमारे शादी में खर्च भी था, बहुत सारा काम करना भी था खेतों में। और तब 2 साल होने के बाद माँ भी भूल जाती है। उनको भी लगता है कि अब 2 साल एक लंबा अरसा हो चुका है, अब क्या होना है। लेकिन माँ गलतफहमी थी, और मुझे भी इस चीज़ की गलतफहमी थी। और रात में कुछ मजदूरों के साथ मैं अपने खेत में अब काम करवाने के लिए रुक जाता हूँ। वो दिन के टाइम में काम नहीं हो सकता था, बहुत ही गर्मी थी। लेकिन मजदूर 8-9 बजे तक काम करते हैं और इसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। चांद की रोशनी थी। अब मैं सोचता हूँ कि अब क्या है, अब तो बात खत्म हो चुकी है, अब हमारी वो दोस्त थोड़ी मिलेगी। मैं उसी झोपड़ी में रुक जाता हूँ। मैं उस पेड़ की तरफ देखता भी नहीं हूँ। अब 2 साल का एक लंबा अरसा कम नहीं होता है। जो भी मेरे मन में यादें थी सब कुछ खत्म हो चुकी थी। मुझे लगने लगा कि वो तो हमारी ज़िंदगी से बहुत दूर जा चुकी है, अब वो कभी लौट के नहीं आएगी। और मैं बड़ा निश्चित था, और इसके बाद मैं आराम करने लगता हूँ। लेकिन जैसे ही एक आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है, जैसे मुझे मेरा नाम लेकर कोई पुकार रहा हो, और तब मैं बेचैन हो जाता हूँ। उठ के खड़ा होता हूँ। आज जो देखता हूँ ना, मुझे यकीन नहीं होता है। मैं देखता हूँ उसी पेड़ के पास में ऐसी चमकते हुए रंग बिरंगी रोशनी नजर आ रही थी। और उसी पल मुझे ऐसा ना जाने क्या हुआ कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। मुझे लगा कि मुझे उस जगह तक हर हाल में पहुँचना है, किसी भी तरफ से मुझे उस जगह पर जाना ही है। लेकिन अंदर से मेरी आत्मा डर गई थी। मैं जानता था कि उस जगह पर वही मेरी प्रेमिका लौट आई है। वो मुझे आवाज़ दे रही है, मुझे आवाज़ दे करके बुला रही है। मैं जान चुका था कि वो जिन परिवार की फैमिली में से है, मुझे उसके पास में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं अपने कदम को रोक नहीं पाता हूँ। मेरी शादी होने वाली थी, मुझे ऐसा कोई काम करना भी नहीं था, लेकिन मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। जैसे ही लड़की कानों में मेरी आवाज़ पड़ती है, उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, अब मेरी हालत कुछ अलग ही हो जाती है। मैं दौड़ते हुए और उस पेड़ के पास पहुंचता हूं, और वो मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे मुझे देखती है अपनी बाहों भर लेती है। देखो, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती,
तुम मुझे बहुत याद आती हो, मैं तुम्हारा बिना रह नहीं सकती। वो मुझ पर प्यार दिखाने लगती हैं और मैं भी उसकी बाहों में आकर के अलग महसूस करने लगता हूँ। मैं अपने आप को भूल जाता हूँ और उसके बाद तो सिलसिला फिर चल पड़ता है। हर रात मैं चाहे घर में सोऊं चाहे खेत में सोऊं, मेरे कानों में आवाज़ गूंजने लगती है। मैं अपने छत पर सोया करता था और इसके बाद भी मेरे कानों में आवाज़ पड़ने लगती थी, जैसे मुझे वो बुला रही है। अब जैसे ही मेरे कानों में आवाज़ पड़ती थी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था। और एक रात मेरी माँ ये सब मुझे करते हुए देख लिया था। जैसे मैं छत से उतरता हूँ और उसके बाद वो पीछा करती है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। कुछ देर तक मेरा पीछा किया और जब उसको लग गया कि मैं उसी बरगद के पेड़ की तरफ जा रहा हूँ, तब वो घर लौट आई थी। मेरे आस पड़ोस में जितने लोग थे सभी को उठा करके चल पड़ती है। सभी लाठी डंडे से लैस होकर के, टॉर्च ले करके, और हमें ढूंढते हुए, मुझे ढूंढते हुए उस पेड़ की तरफ आती हैं और वो लोग खाली हाथ लौटते हैं। मैं वहाँ पर था ही नहीं, और जबकि मैं और मेरी प्रेमिका उसी पेड़ के पास में बैठे हुए थे। ना तो मैं उनको देख पाता हूँ, ना वो लोग मुझे दिखाई देते हैं। ऐसा क्या हुआ था, वो लड़की ने ऐसा कौन सा जादू फैला रखा था जो मुझे अपने परिवार के लोग नहीं दिखाई पड़ते और वो लोग लौट जाते हैं। माँ पूरी रात सो नहीं पाती और जब मैं सुबह लौटता हूँ तब मुझे अब वो पकड़ लेती है, कहाँ गया था रात को। फिर उस लड़की से मिलने जुलने लगा। मैं तुझे मना किया था ना कि वो जिन परिवार की है, अगर उसको परिवार को फिर पता लग गया कि तू उसके साथ मिलजुल बढ़ा रहा है, वो तुझे छोड़ेंगे नहीं, वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं कहने लगा, माँ मेरे बस में नहीं है। मैं तो उससे दूर भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जैसे ही उसकी कानों में आवाज़ मेरी कानों में पड़ती है, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मुझे लगता है कि मुझ पर जादू किया हुआ है। अब मैं अपने कदम को रोक नहीं पाता हूँ। मैं अपने दुनिया में रहता ही नहीं हूँ माँ। मुझे लगता है कि मैं एक अलग दुनिया में आ चुका हूँ। मैं बस ऐसा ही हो चुका हूँ माँ। मुझे अब बचा लो माँ, मुझे उससे बचा लो। माँ चिंता में पड़ चुकी थी। लोगों से बात करती है, तंत्र मंत्र वाले से बात करती है। सब कहते हैं कि सब सही हो जाएगा, इस फलाने बाबा के पास जाओ, वो इलाज कर देंगे, इसके बाद सही हो जाएगा। मेरा इलाज किया जाता है तंत्र मंत्र के द्वारा। सब बाबा कहते हैं कि अब सही हो जाएगा। हाँ, कुछ दिन जरूर सही होता है। माँ को लगता है कि अब तो ठीक हो गया है। इसी बीच मेरी शादी भी हो जाती है, मेरी पत्नी भी आ जाती है। पत्नी आने के बाद मैं अपने पत्नी के साथ कमरे में रहता हूँ और वो जब कानों में आवाज़ पड़ती है ना, तो फिर मैं वही करता हूँ। मैं सब कुछ भूल करके उस पेड़ की तरफ चला जाता हूँ। और कई बार मेरी माँ दोबारा से पीछा किया था लोगों के साथ में लेकर के, लेकिन वो मुझे ढूंढ नहीं पाई थी। आखिर वो मुझे किस दुनिया में लेकर जाती थी। जहाँ पर मैं आता था वो बरगद का पेड़ था, लेकिन वहाँ पर मैं किसी को नज़र नहीं आता था, ना वो लड़की नज़र आती थी। तो ऐसा क्या करती थी मेरे पास, ऐसा कौन सा जादू करती थी। आखिरकार माँ को लगने लगा कि बात बनेगी नहीं, मुझे किसी और बड़े तांत्रिक से मिलना चाहिए। आखिरकार दूसरे गांव के एक बड़े तांत्रिक के पास माँ जाती है। तांत्रिक बाबा को बुला के लाती है। तांत्रिक बाबा मुझे देखते हैं और कहते हैं मामला दूर तक जा चुका है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये खत्म हो सके। इसमें इसी की भलाई है। मैं देख रहा हूँ इस पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा जो मेरे हाथ में है। और वो मेहनत करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं। आखिरकार उनको सफलता मिल जाती है और उसके बाद से उसकी आवाज़ मेरी कानों में कभी नहीं सुनाई पड़ी थी। मैं आज भी इतना जो मैं कहानी को सुनता हूँ, अपने साथ घटी घटना को अब मन में याद करता हूँ ना, तो कांप के रह जाता हूँ। मुझे लगता है पहली नज़र में वो लड़की मुझसे आज भी प्यार करती है। मैं कभी खेतों के साइड शाम ढलते मैं कभी जाता नहीं हूँ, और कभी कभी मुझे लगता है कि दूर से मुझे कोई पुकार रहा हो मेरा नाम लेकर के। मैं चौंक जाता हूँ। रात के टाइम में पत्नी के बगल में सोते हुए तब मैं चौंक करके नींद से जाग जाता हूँ, और तब मुझे एहसास होता है कि जैसे वो आवाज़ मेरे कानों में दूर से पहुँची थी। अब पत्नी की तरफ देखता हूँ, तब वो पत्नी भी जान चुकी थी कि मुझ पर क्या चल रहा था। और तब कहती है, आप सो जाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए,
सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे हनुमान चालीसा ला के देती थी। अब मैं हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा और तब जाके आवाज़ से मुझे मुक्ति मिली थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरे मेल आईडी पर आप ज़रूर भेजिएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों, फिर हम मिलते हैं ना कल इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।